उस रात अचानक बोलना जुर्म हो गया। उस रात से अचानक कोर्ट में फरियाद बंद हो गई। उस रात से अचानक देश में कहीं भी आने जाने की आजादी पर पाबंदी लग गई। उस रात अचानक सभा सम्मेलन, बहस मुहावसा सब पर पाबंदी लग गई। उस रात संविधान से मिले आपके तमाम अधिकार छीन लिए गए। आप कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किए जा सकते थे और आपके पास न कानून का सहारा था न कोर्ट का, क्योंकि उस रात देश में इमरजेंसी लग गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का देश के नाम ये संदेश लोगों ने रेडियो के जरिए 26 जून 1975 की सुबह सुना। तब जाकर उन्हें पता चला कि बीती रात भारत में इंटरनल इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया गया है। बीती एक रात में हिंदुस्तान में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। सुबह 4-5 बजे की बात होगी जब मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के, तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है। और वो ही जब छिन गया है इमरजेंसी में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी। इस ऐलान के साथ ही देश भर में गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। गिरफ्तार होने वालों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के तमाम विरोधी शामिल थे। इनमें जयप्रकाश नारायण भी थे। आजादी की लड़ाई के बड़े नायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस शासन के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण समेत तमाम बड़े नेता जेल भेज दिए गए। तमाम बड़े नेता जेल में थे और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती छोटे छात्र नेता तक सीमित थी, लेकिन उन्हें इमरजेंसी विरोधी आंदोलन के जरिए पहचान बनाने का बड़ा मौका मिला। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चलता था। मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, दुनिया का अलग रूप से जानने का अवसर मिला। मैं अंडरग्राउंड था, पढ़ने का भी बहुत अवसर मिला। लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र के भिन्न भिन्न पहलू, उसके सामर्थ्य को मैंने समझा और उसने मुझे एक एक्सपोजर पे दिया, वाइड रेंज थिंकिंग प्रोसेस दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी 70 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ चुके थे, लेकिन देश में आपातकाल लगने से 3 साल पहले 1972 में मोदी को संघ में पहली अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अहमदाबाद में संघ मुख्यालय के ऑफिस के काम के अलावा अब गुजरात में संघ के नेताओं की बसों और ट्रेनों में सीटों के रिजर्वेशन करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे था। संघ मुख्यालय में देश भर से आने वाली चिट्ठियों को संभालने का काम भी नरेंद्र मोदी को ही दे दिया गया था और यहीं नरेंद्र मोदी ने लोगों से संवाद की कला और मैनेजमेंट का पहला सबक सीखा था। लेकिन इसके 2 साल बाद नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने तो उन्हें संघ के स्टूडेंट विंग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें एबीवीपी के गुजरात यूनिट का इंचार्ज बनाया गया। संघ परिवार के एक आदमी होते हैं हर संस्था में, तो उनका जो गुजरात यूनिट का एवीपी था उनमें नरेंद्र भाई को भेजा गया, क्योंकि उनकी उम्र कम थी उस टाइम, शायद उसकी उम्र 20-21 साल की होगी, 74-75 की। 70 के दशक की शुरुआत का यही वो वक्त भी था
जब गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन साथ ही वो कांग्रेस के मुकाबले एक नई राजनीतिक ताकत के तौर पर भी तेजी से उभर रहा था। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस पार्टी भी दो धड़ों में टूट गई थी। कांग्रेस के युवा नेता चिमन भाई पटेल ने इन हालात का फायदा उठाया और घनश्याम ओझा को हटाकर खुद को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया था। लेकिन 1973 में जब चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सूखा पड़ा। देखते ही देखते महंगाई आसमान छूने लगी। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र मेस का बिल बढ़ाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए और फिर ये छात्र आंदोलन पूरे गुजरात में फैल गया। गुजरात के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए फौज को भी तैनात करना पड़ा। पूरे गुजरात में वो इंदिरा जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर खड़ा हो गया। अखबार भी उसके अगेंस्ट में थे, पब्लिक भी अगेंस्ट में थी और बहुत सारे लोग, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ धरने भी किए, आंदोलन भी किए। जो नवनिर्माण वाले आंदोलन थी, ये सभी लोगों ने काफी विरोध किया। 1973-74 में जब नरेंद्र मोदी संघ प्रचारक के तौर पर गुजरात में सक्रिय थे, उन दिनों गुजरात में छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन तेज हो गया था। छात्रों के इस आंदोलन से जुड़ने वाले राजनीतिक दलों में उस वक्त का जनसंघ भी शामिल था और उस वक्त नरेंद्र मोदी जनसंघ के स्टूडेंट विंग एबीवीपी के इंचार्ज थे। लिहाजा वो भी इस नवनिर्माण आंदोलन में कूद पड़े। जो भी उनका विरोध करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। या तो उनको लगे कि ये कुछ करने वाले हैं, तो रात को पुलिस उनके घर पे पहुंच जाती थी और उनको पहुंचने के बाद उनको रात को पकड़ के चली जाती थी। इसमें आरएसएस भी था और पहले वाला जो जनसंघ वाले थे उसमें कुछ केशुभाई पटेल वगैरह भी थे और जो विष्णु पंड्या भी थे और नरेंद्र मोदी भी इस आंदोलन में जुड़े थे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान किया, तो उससे ठीक 7 दिन पहले ही गुजरात में बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में मोर्चा सरकार ने सत्ता संभाली थी। सूबे में ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इसीलिए लंबे संघर्ष के बाद गुजरात में संघ भी चैन की सांसें ले रहा था। लेकिन जैसे ही देश में इमरजेंसी का ऐलान हुआ, अहमदाबाद में संघ के दफ्तर में भी हड़कंप मच गया। इमरजेंसी के दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल था। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब आपातकाल में गुजरात में लिखा है कि इमरजेंसी की उस रात संघ के दफ्तर में रात भर फोन घनघनाते रहे। अहम दस्तावेज सुरक्षित जगह ले जाने, दफ्तर खाली करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए संघ के बड़े नेताओं के निर्देश दिल्ली और नागपुर से लगातार आ रहे थे। इसीलिए इमरजेंसी की वो पहली रात संघ के दफ्तर को समेटने और सहेजने में ही गुजर गई थी। इमरजेंसी के दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिनमें संघ भी शामिल था। संघ पर प्रतिबंध के बाद देश भर में संघ नेताओं की धरपकड़ तेज हो गई थी। आपातकाल में गुजरात किताब में नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि संघ के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं समेत राज्य भर के 141 कार्यकर्ता पकड़ लिए गए थे। पुलिस संघ के प्रचारकों को तलाश कर रही थी। संघ के 22 जिला कार्यालयों को भी सील कर दिया गया था। ऐसे हालात के बीच 7 जुलाई 1975 को संघ के विभाग प्रचारकों की पहली बैठक अहमदाबाद में बुलाई गई थी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी भी सिख का भेष बनाकर शामिल हुए थे। साथ ही संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद
ऐसे मुश्किल हालत में काम कैसे किया जाए, इसी बात पर चर्चा के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। मेरा तो ये सुझाव है कि चूंकि संघ पर प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए अब हमें लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। प्रेस पर प्रतिबंध है, ऐसे में हम लोगों से संपर्क रखते हुए उन तक समाचारों को कैसे पहुंचा सकते हैं? सूचनाओं के लेन देन के लिए अहमदाबाद के अपने उद्योगपति मित्र उनके कार्यालय को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और अपने जो साथी अंडरग्राउंड है उनको एक डुप्लीकेट नाम दे देते हैं ताकि वो पुलिस से बच सकें। तो ठीक है, अगली बैठक के बारे में आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। जय हिंद। नरेंद्र मोदी अपना हुलिया बदल के वो कभी वो सिख जैसी पगड़ी पहन लेते थे, गोगल्स पहन लेते, यहाँ पर दाढ़ी लगा देते थे और पत्रिकाएं प्रिंट करवाते थे। और उनके जो जितने भी आरएसएस के वर्कर्स थे और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स थे और लीडर्स थे, उसमें से बहुत सारे लोग जेल में थे। तो नरेंद्र मोदी के सर पर एक जिम्मेवारी ये सौंपी थी कि भी जितने लोग जेल में हैं उनके परिवार का आप ख्याल रखो। जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब नरेंद्र मोदी संघ के एक प्रचारक भर थे। यही वजह है कि उस वक्त जब संघ के सारे बड़े नेता पकड़ लिए गए थे तब भी मोदी आजाद घूम रहे थे। इमरजेंसी का ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी के लिए खुद को संगठन में साबित करने का मौका भी था। इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी को संघ के प्रचार के लिए पर्चे छापने और देश भर में उन्हें पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस काम को अंजाम देने में वो कामयाब भी रहे। पब्लिसिटी मटेरियल जो होता था वो सब लेके ट्रेनों में लद देते थे जो दूसरी जगह में जाता था। और एक दो लोगों को ये जेल वेल में भी मिलने गए। एक लेडी कार्यकर्ता को उनको स्कूटर के पीछे लेके बचा भी दिया, तो उनको मौका मिला शायद काम करने का। इन दौरान शायद उन्होंने जिक्र किया था कि जॉर्ज फर्नांडिस से भी इनकी मुलाकात हुई थी, जो कि बाद में बड़ौदा डायनामाइट केस में फंसे थे। इमरजेंसी के दौरान गुजरात में गैर कांग्रेसी मोर्चा सरकार थी। शायद इसीलिए गुजरात एंटी इमरजेंसी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। हालांकि संघ और जनसंघ के बड़े नेता जेल में बंद थे, लेकिन नानाजी देशमुख सरीखे संघ के नेता और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी नेताओं ने इमरजेंसी के दौरान अपना काफी वक्त गुजरात में ही गुजारा था। और यहीं नरेंद्र मोदी की जॉर्ज फर्नांडिस से पहली बार मुलाकात हुई थी। 10 मिनट में जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ आने वाले हैं। आप उनसे मिल सके इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। लेकिन वो तो गुजरात आने वाले थे, हम लोग तो उनके रहने का प्रबंध भी कर रहे थे। नहीं, वो गुजरात पहुंच चुके हैं, बस 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, आइए जॉर्ज साहब। जॉर्ज नहीं, बाबा कहो। मेरा नाम बाबा है। आपातकाल के खिलाफ लड़ रहे हो, शाबाशी के हकदार हो। आप भी इस लड़ाई में शामिल हैं, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। अच्छा बाबा, लोक संघर्ष समिति के मंत्री श्री नानाजी देशमुख भी भूमिगत हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सरकार जिस तरह से संघ के स्वयंसेवकों को दबा रही है वो एक चिंता का विषय है। लेकिन संघ को भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी स्तर पर तैयार रहना पड़ेगा। जी, आप कह बिल्कुल उचित रहे, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत जिद्दी महिला है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे तो लगता है कि सशस्त्र प्रतिकार ही आपातकाल से बचने का एकमात्र उपाय है। संघ को राष्ट्र के हित में देर किए बिना इस विकल्प पर सोचकर अमल करना चाहिए। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चलता था। मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, दुनिया को अलग रूप से जानने का अवसर मिला।
मैं अंडरग्राउंड था, पढ़ने का भी बहुत अवसर मिला। लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र के भिन्न भिन्न पहलू, उसके सामर्थ्य को मैंने समझा और उसने मुझे एक एक्सपोजर पे दिया, वाइड रेंज थिंकिंग प्रोसेस दिया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब देश में चुनाव हुए तो 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। उधर गुजरात में भी बाबू भाई पटेल की जनता मोर्चा की सरकार थी। इसीलिए अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर, हेडगेवार भवन एक बार फिर गुलजार हो गया था। इमरजेंसी हटने के अगले ही साल नरेंद्र मोदी को भी संघ में तरक्की देकर गुजरात के 6 जिलों का इंचार्ज प्रचारक बना दिया गया था। राज्य में संघ और उससे जुड़े संगठनों के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को ही सौंप दी गई थी। और इसी के बाद से मोदी तेजी से संघ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन जब 1987 में उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन मंत्री बनाया गया तो उनके लिए सक्रिय राजनीति के दरवाजे भी खुल गए।